नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीक 4 में हम प्रवेश कर चुके हैं आज, और आज से मैंने कहा था आपको कि लिपि और भाषा के मानकीकरण से संबंधित चीज़ों को हम इस वीक में कवर करेंगे। हिंदी भाषा का जो मानकीकरण है उसके लिए हमने 2 दिन डेडिकेट किए हैं। हालांकि जो कल वाले में अधिकांश जो टॉपिक हैं, जैसे ये मानक हिंदी का स्वरूप और मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं, ये हम पहले और दूसरे दिन ही देख चुके हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हमारे कवर किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स होंगे वो हम देखेंगे। और साथ ही कल को छोड़कर परसों से हम देवनागरी लिपि से जुड़े हुए तीनों जो भी टॉपिक्स हैं अगले 3 दिन में उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा इस वीक का, कि इस वीक में हम जो हमारा हिंदी का एक तो लिपि से संबंधित, भाषा के मानकीकरण से संबंधित और वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से संबंधित जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। उसके बाद में अगले वीक में तो हम पूरा भाषा खंड पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। तो उसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हो गए, जैसे पारिभाषिक शब्दावली वाले टॉपिक हैं, वैज्ञानिक लेखन वाला जो टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स को हम फिर अगले वीक में करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा शेड्यूल रहा मोटा मोटा। तो आज छोटा वीडियो रहेगा और भाषा के मानकीकरण से जुड़े हुए बिल्कुल छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हम करने की कोशिश करते हैं। पहला है मानक भाषा की धारणा क्या होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, और भाषा के मानकीकरण के क्या कारण होते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 टॉपिक हैं, बिल्कुल 2-2, 4-4 मिनट के ही टॉपिक हैं। तो हार्डली 10 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें ये तीनों टॉपिक हम करेंगे। तो चलिए, पहला है कि हिंदी भाषा का मानकीकरण से क्या तात्पर्य होता है। तो देखिए, मानक भाषा से तात्पर्य होता है एक ऐसी आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित भाषा। क्या है? आदर्श हो, श्रेष्ठ हो, परिनिष्ठित भाषा हो, जिसे सीखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब अगर आपको किसी को सिखाना है कि हिंदी भाषा सीखिए, तो आप उसे मानक भाषा के लिए ही उसे प्रेरित करेंगे कि मानक भाषा से सीखिए। और यह मानक भाषा शिक्षा, सरकारी कामकाज, पत्राचार, सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब जो भी महत्वपूर्ण जो आदान प्रदान हो रहा है या संप्रेषण हो रहा है, उसमें किस भाषा का प्रयोग लाया जाता है? उसमें मानक भाषा का प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, और यह देश की प्रतिनिधि भाषा होती है। देश की क्या होती है? यह प्रतिनिधि भाषा होती है। ठीक है, अब भाषा ये जो मानकीकरण है ये होता कैसे है? सबसे पहले बोली होती है। बोली से धीरे धीरे उस बोली का जब व्याकरण निश्चित होने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है। व्याकरण निश्चित किया जाएगा, प्रयास किए जाएंगे, है ना। उसके बाद में उसका व्याकरण निश्चित होगा, और निश्चित होने के बाद में वो क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी। और भाषा जब आदर्श रूप ले लेती है, आदर्श रूप, उसका व्याकरण स्थिर हो जाता है, शब्दावली स्थिर हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? मानक भाषा। इसको और ध्यान से समझें तो मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 3 सोपान की प्रक्रिया है, 3 चरणों की प्रक्रिया है। पहले चरण में वह बोली के रूप में होती है। जैसे हिंदी के संदर्भ में कहें तो सबसे पहले वह खड़ी बोली के रूप में थी। ठीक है ना, सबसे पहले एक बड़ा प्रयोक्ता वर्ग होगा, उसका बहुत से क्षेत्र में बोली जाएगी, बहुत से लोगों द्वारा बोली जाएगी, तो वो केवल बोली के रूप में वो स्थापित रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा? बोली से वो भाषा के रूप में स्थापित होने लगती है। कैसे होगी? धीरे धीरे उसका क्षेत्र विस्तार होगा। जो पहले एक सीमित क्षेत्र में बोली जा रही थी वो बदल कर अब एक बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी। उसका व्याकरण निश्चित होने लगेगा, उसका लिखित लिपि रूप निश्चित होने लगेगा, उसकी शब्दावली निश्चित होने लगेगी। तब वो क्या बन जाएगी? एक भाषा के रूप में वह स्थापित हो जाती है। तो बोली से दूसरे चरण में या द्वितीय सोपान में वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। फिर उसको भाषा के बाद में उसमें ठहराव आने लगता है, उसमें चीज़ों को निश्चित किया जाता है, उसके व्याकरण को निश्चित किया जाता है, जो कमियां होती हैं उनको दूर किया जाता है, उसकी शब्दावली को निश्चित किया जाता है, उसमें पारिभाषिक शब्दावली का
को जोड़ा जाता है, शब्दों को नियत किया जाता है। इस प्रकार भाषा तो बन गई, तो भाषा से जब उसके रूप को निश्चित किया जाता है उसे कहेंगे हम मानक भाषा। और यही मानक भाषा क्या होगी? आदर्श रूप होगी। यही शैक्षणिक, व्यवहारिक, वाणिज्यिक या साहित्यिक प्रयोग में यह मानक भाषा प्रयोग में लाई जाती है। 3 सोपान की यह प्रक्रिया है, ठीक है। बोली भाषा और मानक भाषा। क्लियर है सबको? आसान है। फिर है कि भाषा के मानकीकरण के कारण कह लो या भाषा के मानकीकरण के निर्धारक तत्व भी आप इसे कह सकते हैं। अगर परीक्षा में निर्धारक तत्व भी पूछा जाएगा तो आप इन्हीं बिंदुओं को लिखेंगे कि भाषा के मानकीकरण को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं या भाषा के मानकीकरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उसमें यही डायमेंशंस आएंगे। तो इसमें पहले मोटे मोटे बता देता हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? भौगोलिक कारण है, राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है, शैक्षणिक कारण है और साहित्यिक कारण है। या भौगोलिक तत्व है, राजनीतिक तत्व है, धार्मिक तत्व है, सामाजिक तत्व है, शैक्षणिक तत्व है और साहित्यिक तत्व है, जो भाषा के मानकीकरण को निश्चित करता है या प्रभावित करता है। भौगोलिक कैसे प्रभावित करेगा? कि अगर मान लीजिए समतल क्षेत्र हो तो भाषा का जो विस्तार क्षेत्र है, जो प्रयोक्ता क्षेत्र है, वो निश्चित तौर पर बड़ा होगा, क्योंकि साधनों का विकास होगा, यातायात के साधनों का विकास होगा, लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तय कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि अगर वह समतल क्षेत्र में है तो उसका मानकीकरण क्या होगा? तेज होगा, तेजी से होगा। जैसे खड़ी बोली भी जो थी वो समतल क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा थी, इसलिए उसका मानकीकरण तेजी से हो पाया। पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वो क्या होगा? मुश्किल होगा। यही कारण है कि आज भी जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं वो बोलियों के स्तर पर ही हैं, क्योंकि उनका मानकीकृत रूप अभी स्थापित नहीं हो पाया है। जैसे ढूंढानी तो राजस्थान की है, आपकी जो गढ़वाली है ना, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में जो बोली जाती है गढ़वाली है, ये अभी भी बोली के रूप में ही स्थापित है, ठीक है। फिर दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब है कि राजनीतिक जो शक्ति है, राजनीतिक प्रशासन, सरकार है, वो अगर मानकीकरण के प्रयास करती है या मानकीकरण में हस्तक्षेप करती है तो मानकीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जैसे स्वतंत्रता के बाद में हिंदी के विकास के लिए कई सारी संस्थाओं का उदय हुआ, तो ये सब प्रक्रिया से मानकीकरण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। मतलब सरकारी हस्तक्षेप से चीज़ें क्या हो जाएंगी? फास्ट हो जाती हैं। प्रशासन की भूमिका होती है इसमें। जैसे जब मुस्लिम शासन आया था भारत में तो उन्होंने फारसी का प्रयोग करना शुरू किया, तो फारसी से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियाँ थी उनमें एक तेजी देखी गई, ठीक है। फिर आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कैसे प्रभाव करता है धर्म? कि देखिए हमारा जो सोसाइटी है उस पर धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो धार्मिक अगर ग्रंथ हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग लिया जाएगा उनका प्रचार प्रसार तुलनात्मक रूप से बहुत तेजी से होता है। सोचिए रामचरितमानस जैसी मान लो रचनाएं हों या धर्म रामायण महाभारत अगर मान लीजिए हिंदी में प्रचारित की गई हो तो उसका प्रभाव क्या होगा? ज़्यादा होगा, तेजी से होता है। टीवी पे भी आप देखेंगे ये आता था, रामायण आता था, महाभारत आता था, उसे हिंदी में अगर बोली जा रही तो हिंदी का तेजी से प्रभाव पड़ेगा। तो धर्म क्योंकि समाज पर एक गहरा प्रभाव रखता है, तो धार्मिक साहित्य में या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग लिया जाएगा उसका मानकीकरण में क्या होगी? तेजी होगी, ठीक है। फिर है सामाजिक कारण। समाज क्या तय करता है? समाज जिस भाषा को सबसे ज़्यादा बोलेगा या समाज का एक बड़ा वर्ग या बड़े वर्ग बहुत सारे समूहों के द्वारा अगर एक भाषा को ज़्यादा बोला जाएगा तो उसकी मानकीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। तो समाज किस प्रकार प्रभावित करता है? समाज के कितने लोग उस भाषा को बोल रहे हैं। शैक्षणिक कारण भी होता है। शैक्षणिक कैसे प्रभाव होगा? कि मान लीजिए शैक्षणिक शिक्षण में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, भूगोल है, इतिहास है, उसमें अगर भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसका मानकीकरण की प्रक्रिया की क्या होगी? तेजी से संपन्न होगी। अगर आप भूगोल हिंदी में पढ़ाया जा रहा है तो पारिभाषिक तेजी से शब्दावली का विकास होगा। इस तरीके से क्या होगा? मानकीकरण की प्रक्रिया अगर शैक्षणिक गतिविधियों में उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो मानकीकरण हो जाता है।
साहित्यिक कारण क्या होगा? साहित्यिक प्रभाव ऐसे होगा कि साहित्य में जब आप लिखते हैं चीज़ों को तो नए नए प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रज में प्रयोग किए गए, अवधि में प्रयोग, स्पेशली इंटेंशनली तो खड़ी बोली में प्रयोग किए गए थे, क्योंकि खड़ी बोली और ब्रज भाषा का एक प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही थी। तो खड़ी बोली में ऐसे प्रयोग की गई ताकि उसको पद्य की भाषा के रूप में भी स्थापित किया जा सके। तो ऐसे प्रयोग अगर किए जाएंगे तो खड़ी बोली में जब ऐसे प्रयोग किए गए तो खड़ी बोली क्या हुई? बोली के रूप में स्थापित हुई, भाषा के रूप में स्थापित हुई, और बाद में उसका क्या हो गया? मानकीकरण हो गया। तो साहित्य में किए गए प्रयोग कहीं ना कहीं भाषा के मानकीकरण की दिशा तय करते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 कारण हुए आपके जो मानकीकरण को प्रभावित करते हैं या मानकीकरण को निर्धारित करते हैं। समझ में आया? भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और साहित्यिक, ये 6 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। फिर है हिंदी भाषा का मानकीकृत रूप। मानकीकृत में इसकी ध्वनिगत रूप, व्याकरणिक विशेषताएं, शब्दगत विशेषताएं, वाक्य संरचना, ये सारी चीज़ें हमने पहले और दूसरे सेशन में पढ़ा है। जिन लोग पहली बार देख रहे हैं तो पहला और दूसरा वीडियो देखिए, हमने मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना को वहाँ पर डिटेल में कवर किया है। तो ये अब तक का हो गया हमारा टॉपिक्स जो हमने सिलेबस में जो हमने शेड्यूल किए थे या आज हमें पढ़ने थे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कल जो इससे बचे हुए जो टॉपिक्स होंगे वो हम करेंगे, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में कल का भी वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा क्योंकि आधी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद में लिपि से हम शुरू करेंगे परसों, और उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है देवनागरी लिपि, इसके बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। और क्योंकि देवनागरी लिपि में से सवाल आता ही आता है, इसलिए चीज़ों को याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरीके से अध्ययन करते रहें और प्रश्नोत्तर लेखन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।